कैसे हैं आप? मैं भूदेव शर्मा आपके लिए आज कारक, काल और वाच्य लेकर आया हूँ। मैं आपको व्याकरण का अध्याय नंबर 2 कारक, काल और वाच्य पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा सबसे पहले चलेगा कारक प्रकरण। क्या? कारक प्रकरण मतलब कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से बताइए। अच्छा, प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में, इससे संबंधित प्रश्न आता है। जैसे उदाहरण दिया, राम के द्वारा रावण मारा गया। उदाहरण क्या दिया? राम के द्वारा रावण मारा गया, ये वाक्य हमको दिया और लिखा कि वाक्य में कारक, काल और वाच्य बताइए। तो आपको सबसे पहले बताना है कारक कौन सा है, इस वाक्य में काल कौन सा है और कौन से वाच्य का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम गहराई में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे लेसन के में। तो सारे कारकों को पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि यहाँ इस शब्द में कौन सा कारक है, यहाँ कौन सा कारक है और कौन सा काल यहाँ पर दिखाया गया है और वाच्य क्या होते हैं, कैसे हम वाच्य को पहचानेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हम पहला प्रकरण पढ़ेंगे, इसका कारक प्रकरण। तो आइए शुरू करते हैं कारक प्रकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारक किसे कहते हैं। देखो, कई जगह ऐसा होता है कि हिंदी और संस्कृत की व्याकरण एक जैसी होती है, लेकिन पढ़ना सबको अलग अलग है, वर्णन अलग अलग तरीके से होता है, परिभाषाएं भी कई बार अलग तरीके से आ जाती हैं, जैसे कि अभी पिछले लेसन में क्रिया में पढ़ाया हमने। तो कारक किसे कहते हैं, तो हिंदी की परिभाषा के, संस्कृत की परिभाषा के अकॉर्डिंग शब्द निकल करके आया क्रिया जनकत्वम कारकम। ये परिभाषा है जी कारक की, सीधी सी 3 शब्दों की परिभाषा है, क्रिया जनकत्वम कारकम। अर्थात जनक किसे कहते हैं? पिताजी। क्रिया के जो जनक हैं, अर्थात वे शब्द या शब्दांश जिनके द्वारा वाक्य में क्रिया का ज्ञान होता है, उसे कारक कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकल करके आई जी? परिभाषा वे शब्द या शब्दांश संस्कृत की परिभाषा ये भी सही है, लेकिन हिंदी में नहीं लिख सकते आप इसको पूरी तरह से, इसमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। क्रिया जनकत्वम कारकम 3 शब्दों में परिभाषा को कौन मानेगा, इसका डिटेल में लिखना है आपको। वे शब्द या शब्दांश जिनके द्वारा वाक्य में क्रिया का बोध या ज्ञान होता है, उन्हें कारक कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जिनके द्वारा वाक्य में क्रिया का ज्ञान होता है, उन्हें कारक कहते हैं। अर्थात जब किसी संज्ञा या जब किसी संज्ञा या
सर्वनाम शब्द का, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद व अन्य पदों से होता है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों व अन्य पदों से होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद व अन्य पदों से होता है, उसे किसको, उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। आए समझ में? कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। करने वाला क्या अर्थ है, करने वाला। शाब्दिक अर्थ है करने वाला, किंतु व्याकरण में इस शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलता, किंतु व्याकरण में यह पारिभाषिक शब्द है। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, इसलिए हमने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, अब देखिए, कारक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे विभक्ति चिन्ह। ये क्या होता है? विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है कोमा
उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को ही परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। परसर्ग व कारक चिन्ह भी कहते हैं। अलग अलग 3 नाम है इसके, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और कारक चिन्ह। तो ये चीजें हमको पढ़नी है क्या, कि वे शब्द या शब्दांश जिनके द्वारा वाक्य में क्रिया का बोध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर वह अन्य पदों से होता है उसे कारक कहते हैं। कारक शब्द का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण की दृष्टि में यह एक पारिभाषिक शब्द है, इसलिए इसकी परिभाषा दी गई है। कारक को पढ़ने से पहले हमको विभक्ति चिन्ह का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वाक्य में विभक्ति चिन्ह से ही हम कारक की पहचान कर पाएंगे। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह या मात्रा अथवा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह के बारे में बताया। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है और इसे ही कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब आता है कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के भेद। हिंदी में मूलतः कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबंध कारक। अब कई लोग कहते हैं कि संबोधन, कई लोग कहते हैं कि संबंध और संबोधन कारक को नहीं पढ़ा जाता। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में सारे कारकों को पढ़ा जाएगा। संबोधन कारक, ये 8 प्रकार के हमारे कारक हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। तो देखिए, एक बात बताते हैं हम कि सर्वनाम पदों में
सर्वनाम पदों में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम पदों में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां प्रथम सातों कारकों का प्रयोग कर्तव्य है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कर्ता कारक, एक एक कारक हम स्पष्ट करते जाते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक। मैंने बताया कारक को पढ़ने से पहले उसकी विभक्ति चिन्ह के बारे में जानकारी करनी होती है। पहले सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि कर्ता कारक की कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने होता है। सबसे पहले हम उनके विभक्ति चिन्हों को पढ़ें। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। अब आता है परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में कार्य के या क्रिया के करने का बोध कराता है। बोध कराता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात कार्य को करने वाला अथवा क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो कर्ता की परिभाषा क्या निकल करके आई
कार्य को करने वाला अथवा क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम का वह स्वरूप जो वाक्य में कार्य के या क्रिया के करने का विरोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और हमने विभक्ति चिन्ह के बारे में पढ़ाई था कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता कारक का उपसर्ग ने होता है या कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने होता है। क्योंकि हम विभक्ति चिन्ह शब्द को ज्यादा यूज देंगे क्योंकि ये सफिशिएंट भी है और उचित भी है। तो देखिए हम अगला ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सदैव कर्ता में प्रयुक्त होता है। सदैव कर्ता में प्रयुक्त होता है। जो कर्ता की भूतकालिक क्रियाओं के भूतकालिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। वर्तमान काल तथा भविष्यत काल वर्तमान काल तथा भविष्यत काल एवं अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रायः विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। कौन सी विभक्ति चिन्ह का? कर्ता के विभक्ति चिन्ह का। एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। भूतकालिक क्रिया का है यहां पर, इसलिए क्या हुआ? इसलिए यहां पर ने कारक चिन्ह आया। हमने कहा कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सदैव कर्ता में प्रयुक्त होता है जो इसकी भूतकालिक क्रिया का ज्ञान कराता है। ठीक है। दूसरा,
मोहन कल जयपुर जाएगा। यहां पर भविष्यकालिक, भविष्यकालिक क्रिया का ज्ञान है और यहां पर भविष्यकालिक क्रिया होने के कारण यहां पर कर्ता के साथ में निकारक चिन्ह का लोप हो गया है। ठीक है, जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ रहा है। यह वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान कालिक वाक्य है, इसलिए वर्तमान काल के साथ में भी क्या हो गया, भविष्य और वर्तमान काल के साथ में भी क्रिया का लोप रहता है निकारक चिन्ह का। तो यहां पर वर्तमान कालिक क्रिया है, इसलिए यहां भी निकारक चिन्ह का लोप है। तो स्पष्ट हुआ कि कार्य को करने वाला कर्ता कहलाया। यहां पर कर्ता कौन है, राम। यहां पर कर्ता कौन है, मोहन। यहां पर कर्ता कौन है, अध्यापक। ठीक है, एक बिंदु। सरल वाक्यों में, प्राय वाक्यों में कर्ता के बिल्कुल फैक्ट तथ्य ये कि कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अनुसार ही वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमको समझना है कि कर्ता कारक को पहचानेंगे कैसे। हमको तो परिभाषा याद नहीं है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया, कार्य को करने वाला कर्ता होता है। हमको परिभाषा याद नहीं है, हमको कारक याद नहीं है, तो वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि यहां पर ये वाक्य में शब्द कर्ता का है। तो देखिए, इन वाक्यों को ले लीजिए, समझना है। राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में सबसे पहले हम क्रिया को वर्तमान काल में परिवर्तन करते हैं। वर्तमान काल के रूप में परिवर्तन करेंगे। मारा का बनेगा मारता है। ठीक है, क्रिया को साथ में लेकर के प्रश्न करते हैं कौन। क्रिया को साथ में लेकर के प्रश्न करते हैं कौन। इसका जो उत्तर आता है वह हमारा कर्ता होता है। सदैव वाक्य की वर्तमान कालिक क्रिया के साथ में प्रश्न किया जाता है कौन। जो काल दिया हुआ है, भविष्य काल दिया हुआ है, भूतकाल दिया हुआ है, उन क्रियाओं के साथ में कभी भी हम कौन प्रश्न नहीं कर सकती। अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो वर्तमान कालिक क्रिया के साथ में प्रश्न करते हैं कौन। इसका जो भी उत्तर आता है वह हमारा कर्ता होता है। कौन मारता है, राम। कौन जाता है, मोहन। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। तो ये कर्ता का उत्तर हुआ। ठीक है, आए समझ में। तो इस प्रकार हम कर्ता को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। ध्यान रखना, जब हमें परिभाषा याद नहीं है, कारक चिन्ह भी वाक्यों में प्रयोग नहीं किया गया है, उसके उपरांत भी हम देखते हैं कि कौन प्रश्न के अनुसार हम वाक्य को ढूंढ पाएंगे कि कौन से हमारा कर्ता का बोध हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि क्रिया वर्तमान काल की ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा और उदाहरण देख लीजिए। कई अनेक उदाहरण हैं जिनके साथ में नहीं कारक चिन्ह भी है, नहीं भी है, और उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आता है कर्म का नंबर 2।
कर्म कारक। ठीक है, परिभाषा हमने छठी सातवीं तक पढ़ी, आठवीं तक पढ़ी है कि क्रिया का प्रतिफल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या होता है प्रतिफल, कैसे पड़ता है, तो उस भाषा को हमने सुधार करके और बनाया कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य कर्म कहलाता है। क्रिया के साथ में आएगा ये कार्य, तो वही हुआ प्रतिफल। तो कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो देखिए, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्म में सदैव को कारक चिन्ह का प्रयोग, को विभक्ति चिन्ह का या कारक चिन्ह का या परसर्ग का, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका कर्म में सदैव को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब एक समझिए इसको। अभी मैंने ऊपर बताया, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ। ने विभक्ति चिन्ह लगने के कारण राम यहां पर हुआ कर्ता, रावण के साथ को विभक्ति चिन्ह होने के कारण यहां ये हुआ कर्म। ठीक है, और ये क्रिया है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है ना। तो राम ने रावण को मारा, अगर ये हफ्ता वाक्य तो भी वाक्य पूरा था। तो यहाँ को कारक चिन्ह, को विभक्ति चिन्ह, को परसर्ग के द्वारा हमने ये पता लगाया कि रावण के साथ में को, इट मीन्स रावण यहाँ पर क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम परिभाषा क्या पढ़ी और विभक्ति चिन्ह के अनुसार कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अगली कक्षा में आपको कर्म कारक के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, किस नियम के अनुसार हम कारक, काल और वाच्य वाले प्रश्न को हम सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तब तक कि हम